ओके तो ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में ये हमारा पूरा पार्ट जो है वो कवर हो गया है, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये क्या है, ये मेन लाइफ प्रोसेसेस है विच आर परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद इस लेसन में हमें इन डिटेल रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करना है। इसकी वजह से हमने कल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी किया है। तो इसमें से कोई बता सकता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? यस, मतलब नोज का स्ट्रक्चर, उसके ओपनिंग जो है वो नॉस्ट्रिल्स है एंड इसके बाद जो आएगा वो है नजल कैविटी। यस, उसके नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? फेरिंक्स। देन वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं वो है लैरिंक्स। देन थ्रोट के रीजन में जो आता है वो पार्ट है ट्रकिया का। देन आएगी ब्रोंकी। हाँ, वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो हम लेबलिंग्स करेंगे तब लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोला। ठीक है, तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। तो ये हमने कल डायग्राम ड्रॉ करके ये सारे इनके फंक्शंस क्या है ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम देखने वाले हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, टू टाइप्स का रेस्पिरेशन है, एक बॉडी लेवल का, दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो इन डिटेल हमें स्टडी करना है। तो इन डिटेल स्टडी में हमें क्या सीखने है, तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस किस चीज के लिए बनाई गई है? तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अब जो हमने टू टाइप्स बताए थे रेस्पिरेशन के, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें हमने कहा था कि ये जो रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये टू टाइप्स हमने रेस्पिरेशन के बताए। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम कहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है तो उनको अगर एनर्जी का सोर्स चाहिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होगी। तो ये कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? उसके लिए कुछ यूज करते होंगे मटेरियल या किस चीज का वो ब्रेक डाउन करते, उससे एनर्जी रिलीज होगी। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एनर्जी का प्रोडक्शन होने के लिए कौन सा सब्सटेंस वो यूज करेंगे, किसका ब्रेक डाउन करेंगे? वो ग्लूकोज ही करते हैं। ठीक है, तो हमने अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस अगर स्टडी किए हैं तो ईस्ट के सेल्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और इसी का ब्रेक डाउन करके एनारोबिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम शुगर ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन में उसकी ग्रोथ के लिए, तो उसमें भी ग्लूकोज या फिर सुक्रोज ऐसे कुछ तो शुगर का फॉर्म प्रेजेंट होगा। कौन सी भी शुगर उसमें प्रेजेंट हो सकती है, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। तो ऐसे जो शुगर प्रेजेंट है तो इसमें ये जो कंपाउंड फॉर्म होती है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखिए। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एल्वियोला, तो ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको यूटिलाइज करते हैं इस सोर्सेस को, बट इसमें फ्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फ्री मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये बनती है कि जिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नॉट यूटिलाइज्ड, उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर हम फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं। तो इसमें से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में होता है, जहां पर हम लिखते हैं 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पे होता है तो वहां पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर जो कुछ भी ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंसेस का, तो वो ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। कैसा ब्रेकडाउन है,
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है कार्बोहाइड्रेट्स का। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जी फॉर्म होती है वो हायर अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको रेस्पिरेशन के स्टेप स्टडी करने से पहले एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस राइट डाउन करना, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो आप बाद में कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और उसमें एग्जांपल्स बताने हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट। तो ये क्यों बताया, तो आगे आपको चार्ट दिए गए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के, इसकी वजह से ये पहले डिफरेंस दिया है। अब हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कैसे फॉर्म होंगे। तो उसमें 3 स्टेप्स है, ये कल हमने डिस्कस किया था। कौन से 3 स्टेप्स है बता सकते हैं आप? 3 स्टेप्स, कौन से 3 स्टेप्स से ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है? कौन से स्टेप्स बताए थे, याद है किसी को? फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ETC, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हमें देखने की, इन 3 स्टेप्स से एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस को और एक नाम दिया गया है EMP पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस का और एक नाम है EMP पाथवे। वैसे जो क्रेब्स साइकिल हमने लिखा है तो क्रेब्स साइकिल का भी और एक एक्चुअली क्रेब्स साइकिल के और 2 नाम है। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं और क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसके रीजंस क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। और जो ETC लिखा है तो उसको हम ETS भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप्स हमें सीखने की इसमें कैसे प्रोसेस होती है। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो लंग्स के स्ट्रक्चर में आएगी। लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है तो उस एल्वियोलाई से क्या होगा, ऑक्सीजन उसको ब्लड में मिक्स किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से एक्सहेलेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करेंगे। बट यहाँ पर जो लंग्स के स्ट्रक्चर में, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा वो हार्ट के स्ट्रक्चर में और हार्ट से यहाँ पर जाएगा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके पास। तो हमें स्टडी करना है कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है तो इनसाइड द सेल ये कैसे प्रोसेस होती है। तो कल हमने एक ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर सेल का, ये लिखना है, किसी का हो गया राइटिंग आपका, ये नोट कीजिए पॉइंट्स। तो सेल के स्ट्रक्चर में जो हम देखने वाले प्रोसेस ये 3 स्टेप्स कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ये कल हमने लिखा हुआ है, ये इसके जो पार्ट्स है वो। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर में न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो इसका कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में। आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पहले स्टेप में पायरुविक एसिड में। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है इसका अगेन कन्वर्जन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो ये जो प्रोसेस है अप टू एसिटिल कोएंजाइम ये, तो ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में।
अब जब इसका कन्वर्जन होता है फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, अब इसमें क्या क्या फॉर्म होता है बीच में, पायरुविक एसिड के साथ साथ यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, देन H2 and NADH2. ये जहाँ पे ये रिएक्शन की यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखे तो ध्यान में रहेगा कि ये कैसे प्रोसेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्रेब्स साइकिल। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है वो एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल यानी कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो अब यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाले आगे के तो वो कहाँ पर होंगे, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ वहाँ पे मैम स्टेप्स को किसके स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस? हाँ ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्लाइकोलिसिस है पूरा। इसमें वो स्टेप्स किसके हैं? वो रेस्पिरेशन स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स, एरोबिक। यहाँ पे लिखा है हाँ स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन और फाइनली हमें मिलता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में हमें FADH2 एंड NADH2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। FADH2 एंड NADH2। या आप राइट डाउन कीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ कैसे ये फॉर्म होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में हो रही है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है पहले पायरुविक एसिड में, ठीक है। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। ये 2 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा, ग्लूकोज यानी कि C6 आएगा, पायरुविक एसिड में C3 आता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। अब जहां पर एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में एंट्री करेगा नेक्स्ट साइकिल में, वो है क्रेब्स साइकिल। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस को जो मैंने नाम दिया था और एक नाम बताया था EMP पाथवे। तो EMP पाथवे इसको क्यों कहा गया है, तो ये 3 साइंटिस्ट जो थे इम्बडेड, मेयरॉफ एंड पार्नास, तो इन 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को डिस्कवर किया है। तो उनके सरनेम से फर्स्ट लेटर लेके EMP पाथवे इसको नाम दिया गया है। वैसे यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल है तो सर हांस क्रेब्स इन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया, इसकी वजह से इसको क्रेब्स साइकिल बताया गया है। इसमें TCA साइकिल भी है, इसी का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये इसके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको वो नाम दिया गया है एंड देन सेट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 नाम है, इसी के कौन सा भी नाम से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए की एंट्री जब इसमें होती है तो एसिटिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होता है NADH2 मॉलिक्यूल्स में प्लस
इसमें से हमें मिलेंगे CO2, पहले से ही H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम A से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन आती है तो उसमें FADH2 एंड NADH2 के मॉलिक्यूल से हमें ATP मिलने वाले हैं। ये आप सिर्फ राइट आउट कीजिए। एक मिनट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाद में आप राइट कीजिए। ये जो हम ATP लिख रहे हैं ना, ATP का फॉर्मेशन, ये जो एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमें मिलती है। तो एक्चुअली ये जो एनर्जी है, जब हम कौन सा भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में हो रहा है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ये तो फॉर्म हो जाएगा, बट उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसी टाइम पे तो नहीं करते हैं। जब कभी हमें जरूरत होगी तब जाके हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ATP है इसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और जब हमें नेसेसिटी होगी तब जाके इस ATP में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स में, तो उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी करेंसी है, इसके फॉर्म में हमें एनर्जी मिलने वाली है। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में हमें ये मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ये भी क्या है, तो ये भी एनर्जी देने वाले ही मॉलिक्यूल्स हैं। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसके लॉन्ग फॉर्म्स है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो देखिए FADH2 से हमें 2 ATP मिलेंगे, NADH2 से हमें 3 ATP मिलते हैं। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे ये जो ATP है, करेंसी हम बोलते हैं, करेंसी यानी कि मनी, मोस्टली जो हमारी करेंसी इंडिया की, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप्स के मनी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। एक होता है कॉइन के फॉर्म में, दूसरा होगा नोट्स के फॉर्म में। अब ATP जो है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये जो करेंसी है ये कॉइन्स के फॉर्म में है, चिल्लर, ठीक है। और ये जो यहाँ पर FADH2 एंड NADH2 है, ये किसके फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, नोट। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे कि ये जो FADH2 है ये 100 का नोट है, ये जो NADH2 है ये 150 का नोट है। अवेलेबल तो नहीं है बट कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 100 के नोट में 50-50 यानी कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, NADH2 में 350 के नोट्स आएंगे, तो 3 ATP इसमें से मिलने वाले हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या कोरिलेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स वी गेट फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। तो ये ATP हमें मिलने वाली एनर्जी के फॉर्म में, बट इन प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें वो ATP वहां पर मिलते हैं। तो ये है आपकी स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमें CO2, H2O एंड एनर्जी, ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पर हमें एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन के मिलते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें चार्ट दिए गए हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के, तो ये राइटिंग कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पाथवेज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे।